हाँ तो बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और अपना जो कंप्लीट बायो की क्लास है वन लाइनर क्वेश्चन, वो अगले क्लास में आपका सभी का स्वागत है। और सभी से मैं पूछना चाहता फिजिक्स की जो अपनी कंटिन्यू क्लासें लग रही है, टॉपिक वाइज वो क्लासें लगेगी और बीच में क्लासें मिस हो जाती है। वो इसलिए हो पाती है ताकि क्योंकि और दूसरी की सब्जेक्ट की क्लास वहाँ पे लगती है उस समय। और आज से जो इंग्लिश की आपकी 12th का जो सिलेबस है वो भी चालू हो जाएगा, तो इंग्लिश की क्लास से भी आप देखिए। और साथ साथ जो वन लाइनर जो भी है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट हो, ICAR हो, चाहे आपका CUET हो, JET हो या ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो अपन लेके ही आ रहे हैं कंप्लीट के। जैसे अपने बायो के कंप्लीट हो जाएंगे, 100 क्लास है अपन बायो की में सारी बायो कंप्लीट कर देंगे। वही क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद में अपन केमिस्ट्री की क्वेश्चन डालेंगे। तो आओ मेरे साथ और सभी देखते रहो। और आपके जो अपनी है कंप्लीट बायो की जो वन लाइनर की बुक है उसको निकाल लो, नोटबुक, और उसमें छापता रहो जो जो मैं बताता हूँ। और जो क्वेश्चन सामने आपको दिखाई देता है वो तो आपको उतारना ही है। इसके अलावा उसके रिलेटेड कोई भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो एग्जाम से आया हुआ है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को अपन लिख के आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके पास सामने रहते हैं और कुछ मैं जो बोलता हूँ वो क्वेश्चन भी आपको नोट करने हैं। तो देखते जाओ। सबसे पहले आज जो क्वेश्चन है वो मॉर्फोलॉजी का है। मॉर्फोलॉजी कह रहा है तना का क्या होता है भैया, क्या होता है बताओ तने का। जैसे मान लो अपन बोलते हैं मूलांकुर, मूलांकुर से क्या निकल जाएगी, अपनी जड़ चली जाती है। एक बीज का अगर भाग देखे मूलांकुर, तो मूलांकुर से क्या किसका निर्माण होता है। देखो एक क्वेश्चन है, मूलांकुर से किसका होता है, जड़ का। और प्रांकुर से क्या विकसित होता है, तना। अब तना जो होता है वो प्रकाश के कैसे होता है, क्वेश्चन ये है प्रकाश के कैसे होता है। तो देखो प्रकाश की ओर जाता है, तो मतलब प्रकाश का क्या हो गया, धनावर्तन हो गया है, आया ना। धनात्मक वर्ती गुण दर्शाता है किधर की तरफ रे, प्रकाश की तरफ। प्रकाशानुवर्ती होता है ना, ये प्रकाश की तरफ तना जाता है तो धनात्मक दिखाएगा। गुरुत्वाकर्षण के क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो गुरुत्वावर्ती कैसा रहेगा, ये ऋणात्मक, और प्रकाशानुवर्ती कैसा रहेगा, धनात्मक। मतलब प्रकाश की तरफ तना जाता है, क्योंकि अपन ने भी पढ़ा था तने प्रकाश की तरफ ग्रोथ करते हैं, आया ना। दो क्वेश्चन है अपना, प्रांकुर से क्या होता है, तना विकसित होता है, और तना का जो गुण पाया जाता है वो धनात्मक वर्ती होता है। धनात्मक वर्ती क्यों होता है, क्योंकि प्रकाशानुवर्ती गति करता है। और जड़ कैसा होता है, गुरुत्वानुवर्ती, ये आपको याद रखना। अगला कह रहे किस पादप में तना संचलन तथा चिरकालीनता का गुण दर्शाता है या कार्य करता है। तो हल्दी पादप में ये गुण दिखाई देता है, चिरकालिकता गुण जो है। आपके NCERT का क्वेश्चन है ये, तो लाइन लिख रखी है जहाँ पे तने के रूपांतरण आपको दे रखा है, वहाँ पे आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। और ये हल्दी पादप के अंदर अपन को देखने को मिलता है। अगला है स्टेमा नेचुरी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई और किसने ये लिखी थी। तो लिनियस है। लिनियस को तो आपको जानते हो, वर्गीकी के पिता भी इसी को कहा जाता है, लिनियस को। आपके जो 11th के जो चैप्टर चल रहा है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर है वहाँ पे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। किंगडम जो है उनके बारे में किसने बताया ये भी अपन पढ़ेंगे। आगे कहला है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे छोटी। और सबसे छोटी दिख रही है इकाई, लेकिन सबसे ज्यादा बार आके अपना ओहदा है बढ़ा रखी है, और वो कौन सी, अपनी जाति। सबसे छोटी किसकी रे, वर्गीकरण की। वर्गीकरण की खोज किसने किया, लिनियस ने किया था। और इसकी सबसे छोटी इकाई कौन है रे, जाति। मटर क्या है, मटर किस प्रकार के पादपों में आता है, तो ये शाक वाले पादपों के अंदर इसको अपन काउंट करते हैं। मटर के बारे में किसने अध्ययन किया, तो आपको पता है मेंडलीव किया। और क्या किया था इसमें, विपर्यायी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था। कितने का किया था, तो आप बता देना, 7 का किया था साहब। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोआ है। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है कौन सा है, सिकोआ। अगला जो क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी का है, और उसमें से ये पूछा जाता है कि कोई आपको या तो फल के बारे में पूछ लेता है और पूछता है कि ये किस प्रकार को दर्शाता है। जैसे पत्ता गोभी के बारे में भी आया है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो अपना है वो किसका है, लौंग का है। लौंग क्या है भैया, फूल है ये। और फूल किस प्रकार क्या यूज करते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि लौंग को किस रूप में खाया जाता है, तो लौंग जो है सूखे फूल होता है जिसको खाने में अपन काम में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया। अगला है अफीम प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है, देखो ये फूल से, लौंग वाला। और अफीम किससे, फल से। और किसका फल, पेपावर सोमनीफेरम से अपन प्राप्त करते हैं। और कच्चे फलों को अपन चीरा लगा के इसके लैक्टेक्स को इकट्ठा करके अपन क्या बनाते रहे, अफीम बनाते हैं। ये क्वेश्चन है। पौधे का भी पूछा हुआ है कि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। और पौधे के किस भाग से निकालते हैं, तो फल से निकालते हैं। और कैसे फल से, बिना पके हुए, मतलब कच्चे फल में चीरा लगा देते, जब वो जो फल अपना है वो पादप के ऊपर लगा होना चाहिए।
कच्चा होना चाहिए, उस समय ही चीरा लगता है इसमें। अगला कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में दांत जो 2 बार आते हैं कितने होते हैं, क्या होता है, तो दे जाओ। मनुष्य में 1 बार दंती और द्विबार दंती पाए जाते हैं। द्विबार दंती उनको कहते हैं जो 2 बार आते हैं, मतलब टूट के फिर वापस आ जाते हैं, उनको द्विबार दंती कहते हैं। और यही अपना क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंदर जो होता है पूरे जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते हैं, उनकी संख्या तो है 20, मतलब द्विबार दंतियों की संख्या कितनी होती है 20। या आपको क्वेश्चन आ जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है 20, यह अपन को बताए। अगर बोल दे कि अस्थायी होता है या स्थायी, दूध वाले दांत कैसे होते हैं, अस्थायी होता है, कितनी संख्या होती है, क्वेश्चन यही है, आंसर तो यही है, लेकिन देखो क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 20। 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है, 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी है, 20। बच गए कितने, टोटल दांत कितने होते हैं, 32। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 12। क्वेश्चन यहां से देख लो, ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है वो। 2 बार विकसित दांतों की संख्या 20, स्थायी दांतों की संख्या 12, अस्थायी दांतों की संख्या 20। और अगला क्वेश्चन क्या है, मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न कहां होता है, अधिकांश छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में भी सबसे ज्यादा अगर आपको पाचन क्रिया पूछ ले तो डेडुनम बताएंगे। और डेडुनम छोटी आंत का प्रथम भाग होता है जहां पे पाचन की क्रिया सर्वाधिक देखी जाती है, डेडुनम बता के अपन जाएंगे, हाँ या ना। और डेडुनम के अवशोषण अगर अपन बात करते हैं तो वो भी इस छोटी आंत के अंदर ही देखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन अपना क्या था, सबसे ज्यादा पाचन क्रिया का था। तो छोटी आंत और छोटी आंत में भी कहां पर है, डेडुनम। क्वेश्चन पूछा जाता है डेडुनम किससे अटैच रहती है, तो आपको क्या बताना है, अमाशय से रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है, ये क्वेश्चन है। मनुष्य की जो पाचन क्रिया की जो स्टार्टिंग या प्रारंभिक अवस्था है वो मुख द्वारा ही प्रारंभ हो जाती है। और मुख में जो पाचन क्रिया सबसे पहले होगी उसको पाचन कराने, किसका पाचन हो जाता है, ये क्वेश्चन भी है कि मुंह में किसका पाचन होता है, मुख में, तो आपको बताना है क्या, स्टार्च का पाया जाता है। रहा है ना, स्टार्च का पाचन सबसे जल्दी हो जाता है और वो मुख के अंदर ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था, सर्वप्रथम हार्वे ने, अगर अपन बात करें हार्वे ने किया। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है भैया, पेसमेकर कहाँ किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी है। पेसमेकर किसे कहते हैं रे, एवी नोड को कहते हैं, किसको कहते हैं, ऐसे नोड, ऐसे नोड को अपन क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं, हाँ है ना। कहाँ पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी है, दाएं या बाईं तरफ पाया जाता है, तो दाएं आलिंद के अंदर ही पाया जाता है ऐसे नोड। और ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, तो हृदय में पाया जाता है, ये अपना क्वेश्चन है। अगला कह रहा है पेसमेकर का कार्य क्या है, तो पेसमेकर आवेग उत्पन्न कराने का प्रारंभिक सोर्स है अपने हृदय में, उद्दीपन करवाने का, या अपन कह सकते हैं हार्ट बीट प्रारंभ कौन करवाएगा, ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है भैया, पेसमेकर है। क्वेश्चन अपना आंसर है, दिल की धड़कन को प्रारंभ कराने वाला क्या कहलाता है, पेसमेकर। और पेसमेकर को क्या कहते हैं वहाँ पे, है अगर दिल का डायग्राम बनाए तो भैया अपन ऐसे बना के गए थे, ये अपना क्या था आलिंद, यहाँ पे अपन ने क्या बोला था रे, ऐसे, और यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, एवी नोड, और ये क्या है, बंडल ऑफ हिल्स, और इधर क्या है, प्रकंजे फाइबर। तो आवेग सबसे प्रारंभ कहाँ से होगा, यहाँ से, ऐसे से, फिर एवी और बंडल ऑफ हिल्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रकंजे, हाँ है ना। तो हाँ, और 1 मिनट में ये पूछ ले कि पेसमेकर की जो उत्पत्ति होती है, आवेग उत्पन्न करने की जो दर होती है वो कितना होता है, 72 पर मिनट, इतना ये आवेग उत्पन्न कर देते हैं पेसमेकर, यह है। गति प्रेरक संबंधित है, कौन करता है, गति कौन करता है भैया अपने शरीर के अंदर, भैया हृदय करवाता है, बिना थके बिना रुके। जब से अपन हमारे अंदर प्रारंभ होती है लाइफ, तब से लेके जब तक अंत तक जो गति करता है बिना रुके वो कौन सा होता है, इसलिए गति प्रेरक संबंध इससे हृदय को बताया है। अगला कहता है पित्त की पीएच कितनी होती है भाई, 7.7 इसकी पीएच होती है। पित्त का स्त्राव कहाँ होता है, तो यकृत द्वारा होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने, पित्त के बारे में बहुत बार पूछा गया है, यकृत द्वारा होता है। और इसकी पीएच कैसी होती है, 7.7। अम्लीय, उदासीन या फिर क्षारीय, तो अपन क्या बताना है, क्षारीय इसकी पीएच बता के जाना। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। बच्चों वाला क्वेश्चन आपको आता होगा, माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको आता है। अगला कह रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। अब क्वेश्चन आ गया सर, प्रोटीन का पाचन होता है, कौन करवाता है, पेप्सिन द्वारा होता है। हाँ, जैसे मान लो हमारे पास ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन किसके अंदर टूटती है, अमीनो अम्लों में टूटता है ना, अमीनो अम्लों में ये टूटता है। और अमीनो अम्लों में टूट के क्या बनाता है, बताओ, छोटी यूनिट, अपन कह सकते हैं यूनिट के अंदर टूटता है। और इसको तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, पेप्सिन एंजाइम।
प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और वो टूटने के बाद में क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। और अमीनो अम्लों में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को कौन, पेप्सिन। ये आपको याद रखना है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कौन करवाता है, पेप्सिन द्वारा होता है। और प्रोटीन टूटने के बाद या विघटन होने के बाद में किस में बदल जाती है, अमीनो अम्लों में बदल जाती है। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं वो जरूर लिखना है ना, क्योंकि ये तो तुम सब जानते हो। अगला कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वेटिंग व वेस्ट ने की है। आपको पता है इसके बारे में। इंसुलिन कहां से स्त्रावित होता है, ये देख लो, अग्नाशय से स्त्रावित होता है। और अग्नाशय में भी 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से किसका होता है, ग्लूकागोन का। और बीटा से क्या होती है, इंसुलिन। बीटा सेल से स्त्राव होता है इंसुलिन का, ये आपको याद रखना है, अग्नाशय से। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से किसका स्त्रावित होता है, इंसुलिन का। इंसुलिन की कमी अधिकता किसको दर्शाता है, डायबिटीज को। हाँ है ना। अगला कह रहा है इस्ट है। इस्ट क्या है भैया, बैक्टीरिया है, कवक है, या वायरस है, या प्रियोन है, या विरोइड है। तो क्या है, इस्ट कवक होता है। हाँ है ना। इस्ट का उपयोग किस में किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो किण्विन में सबसे ज्यादा इस्ट का उपयोग अपन करते हैं। अगला कह रहा है गाजर का रंग जो नारंगी रंग का होता है, बच्चे को पता है भैया किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। लेकिन बच्चे को ये तो पता है कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन गाजर के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, अगर ये पूछ ले तो कैसी पाई जाती है, ए विटामिन पाई जाती है। ए विटामिन किसमें सहायक होता है, तो आप बोल दोगे दृष्टि में सहायक होता है। किसमें रे, दृष्टि में। अरे आंखों के लिए, देखने के लिए, विजुअल के लिए कौन सी सहायक होती है, विटामिन, विटामिन ए। क्यों सहायक होती है, तो आपको बताना है कि रोडोप्सिन वर्णक का वहां पे फॉर्मेशन करवाती है, रोडोप्सिन। और वहां पे बनने के बाद में अपन को विजुअल जो है वो क्रिया क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो क्वेश्चन है गाजर में रंग का कारण क्या है, कैरोटीन होता है। और गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ए पाई जाती है। ए विटामिन जो होती है भैया दृष्टि के लिए सहायक होती है। हाँ है ना। और कौन सा वर्णक पाया जाता है विटामिन ए के, तो रोडोप्सिन आंख में पाया जाता है। ओके। अगला कह रहा है सर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कौन सा विटामिन बढ़ता है। सिंपल सी बात है, कहते हैं ना घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है। जब अपन विटामिनों की बात कर रहे थे तो बात भी कर रहे थे कि घाव को भरने के लिए, हाँ है ना, विटामिन सी क्या होता है, मददगार होता है। तो क्वेश्चन वही है कहीं ना कहीं कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन बढ़ जाती है, तो कौन सी बढ़ जाती है, विटामिन सी बढ़ जाती है। अब यहाँ से सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत शानदार है भैया, एनसीईआरटी का को बहुत बार पूछा हुआ है। अगर कुछ भी एग्जाम्पल आपका सामने दिखा जाए तो तुरंत मानने का है। लौंग क्या है, सूखे फूल है भैया। अफीम क्या है, बिना पके हुए फल है। और किससे प्राप्त होता है, सोमनिफेरम। आपको इसका याद रखना ही है। और दांत क्या है, आपको यह पता होना चाहिए। छोटी आंत में जो होता है सबसे ज़्यादा पाचन होता है, और कौन करवाता है, डेडुनम करवाता है। ये आपको देखना है। इधर से अगर क्वेश्चनों की बात करें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको पहले से नहीं आता हो, वो जरूर नहीं आएगा जो मैं अलग से बता रहा था और उनको आपने नोट कर लिया होगा। अगर थोड़ी स्पीड वगैरह ज़्यादा लगे ना तो आप या तो ब्रेक चला जाया करो। मैंने पहले भी बताया ब्रेक जाने के लिए वो आपके लिए लगवाया है मैंने यूट्यूब पर, ताकि आप पीछे जा सको सारे बालक, है ना। तो पीछे कर लिया करो उसको। और अगर आप फिर भी अगर नहीं लिखा जा रहा है सर, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसको बंद कर लो, स्टॉप कर लिया करो। वो स्टॉप का जो है वो भी मैंने आपके लिए दिलवाया है कि सारे रिदम वाले जो बच्चे हैं वो वीडियो को एकदम पॉज करके आराम से उतार ले, पढ़ सकें सेंटेंस को, है बिल्कुल। आगे देखो, आगे देखते हैं फिर। अगला देखो, अगला क्या है अपना, और पहले वाले क्वेश्चन आपने पूरे उतार ही लिए होंगे। अगला सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और ये पैर में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहते हैं उसको, बोन को। और सबसे छोटी कान में पाई जाने वाली हड्डी है, और क्या नाम है उसका, 3 हड्डियां पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। सबसे छोटी जो यह है स्टेपिस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत है। किसका स्त्राव करते हैं, पित्त का स्त्राव करते हैं, ये सब अपन ने देखा है। अगला है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होता है। और न्यूरॉन्स से क्या इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूरॉन जो होता है अविभाजनशील कोशिका होती है, विभाजन नहीं करती है। इसके अंदर कोशिका विभाजन का रूल ही नहीं है, मतलब कह सकते हैं अपन अनियमित, कंट्रोल ग्रोथ जो देखी जाती है वो किसके अंदर देखी जाती है, अगर अपन कैंसर सेल के अंदर देखे जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आए तो। और ऐसा कौन सा सेल है जो विभाजन ही नहीं दर्शाता है, तो अपन न्यूरॉन्स बोलेंगे। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो अब्डोमिनल एरोटा जो है वो सबसे बड़ी अपनी आर्टरी या फिर धमनी है।
सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सबसे लंबी तंत्रिका अगर पूछा जाए, अपने कोशिका किसको बताया था सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं? न्यूरॉन्स को। और न्यूरॉन्स के अंदर सबसे लंबी अगर अपन बोलते हैं न्यूरॉन्स या तंत्रिका कौन सी है, तो सियाटिक न्यूरॉन्स कहलाता है। सियाटिक तंत्रिका तंत्र क्या कहलाती है रे? सियाटिक नर्व जो होती है वो सबसे लंबी तंत्रिका होती है। अरे लक्की, इनको है ना अंदर परमिशन मत दिया करो है ना, आप ऑनलाइन क्लास में ये बच्चों को है ना आप अलाउ ही मत किया करो ना। हाँ, कुछ भी बोले चाहे, हाँ रिवीजन के लिए है ना तो ऑनलाइन क्लास वहीं जाके देख क्या करे ना लकी, इनको परमिशन मत दिया कर यार। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? सबसे छोटी पेशी देखो यहाँ से अपन हड्डी से याद रख सकते हैं, स्टेपियस बोन है वो सबसे छोटी है। और पेशी के बारे में बात दो, इसी के ऊपर जो पाई जाती है मसल्स, उसको क्या कहते हैं? इस पे डीएस मसल्स कहते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आ गया अपना, सबसे बड़ी पेशी जो होती है ग्लूटियस मेल्कियस जो मसल्स होती है उनको कहते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों अपन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा होता है? WBC के बारे में बात कर रहा है ना, श्वेत। और WBC दो प्रकार के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, मतलब ए कणिकाएं और कणिकाएं। तो कणिकाओं के अंदर अपन देखते हैं तो क्या है? मोनोसाइट। बक्साणु कोशिका भी अपने इसको नाम दिया है। क्या करती है भैया? बैक्टीरियाओं को खाने का काम जो होता है मोनोसाइट का होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पुनरुत्थित क्षमता किसमें पाई जाती है? मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर जो पुनरुद्भव दर्शाता है, मतलब एक बार अगर नष्ट हो गया तो वो वापस आ जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ अगर टूट के गिर जाती है तो उसके बाद में भी वो वर्दी या फिर पुनः आ जाती है। तो इस प्रकार का जो क्षमता है हमारे शरीर के अंदर वो किस ऑर्गन के पास होती है? और उस ऑर्गन का नाम क्या है बरा? यकृत कोशिका होती है। अगला कह रहा है सबसे कम पुनरुत्थान की क्षमता किसमें पाई जाती है? वही क्वेश्चन हमने पीछे भी बात की थी। न्यूरॉन्स जो होता है अपना, न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन्स कोशिका विभाजन नहीं करता। अगर कोशिका विभाजन ही नहीं करेगा तो वो पुनः या पुनरुत्थित का क्षमता जो है वो नहीं दर्शाएगा। या सबसे कम बोल दो या फिर दर्शाएगा ही नहीं, तो न्यूरॉन्स। मस्तिष्क कोशिका अपन कह सकते हैं, मस्तिष्क की कोशिका पुनरुत्थान की क्षमता नहीं दर्शाती। सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है? त्वचा कहलाती है। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का कौन सा होता है? त्वचा होता है। और त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं अपन। अगला कह रहा है सबसे वयस्क अंग कौन है? मतलब जो कभी भी नहीं थकता हमारे शरीर में, ऐसा कौन सा अंग है? तो वो अपना हृदय। भैया बचपन से लेके जब तक अपना कंप्लीट काम नहीं हो जाता है, जब से पैदा हो रहे हैं तब से चल रहा है, और जब तक हमारा लास्ट काम होगा तब तक ये चलता रहेगा। अगला कह रहा है सबसे पतली त्वचा, तभी तो कहते हैं भैया जो हमारे लिए जितना काम कर रहा है हृदय, सुबह से शाम चल रहा है, जब से पैदा हो रहे तब से चल रहे हैं, तो इस हृदय के लिए अपना इतना सा एक दायित्व बनता है, सुबह अपन को जल्दी उठना है। जब अपना सूरज भाई साहब नहीं आते हैं उससे पहले उठ जाना है, और उठ के क्या करना है भैया? इसके लिए कम से कम भी 10 मिनट तक क्या करना है? दौड़ करना है, एक्सरसाइज इसी के लिए करना है, क्योंकि यह अपने लिए पूरे दिन चलता रहता है ना। 5 लीटर ब्लड को तुरंत कुछ ही मिनटों में ही फिल्टर कर देता है, पंप कर देता है ना। फिल्टर तो किडनी का काम है ना। तुम्हारा भरोसा नहीं है, वरना तुम लिख लो हृदय फिल्टर करता है सर रक्त को, आपने बोला था सर। हाँ, तो देख लेना, पंप वाला आप काम जो करेगा अपना कौन करता है? हृदय करता है। और सबसे व्यस्त ऑर्गन कहा जाता है पेसमेकर। इसके अंदर अपन ने बोला था पिछली क्लास में, हृदय का हृदय अपन पेसमेकर को बताते हैं, ये भी अपन ने बात की। और पेसमेकर क्या करता है भैया? हृदय धड़कन के लिए सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने पिछले भी अभी बार थोड़ी देर पहले बात की थी कि पेसमेकर को अपन क्या कहते हैं? ऐसे नोड कहते हैं, और ऐसे नोड आवेग उद्दीपन के लिए सहायक होती है। अगला कहता है सबसे पतली त्वचा कौन सी है? पतली त्वचा अगर अपन कॉर्निया की बात करते हैं, आंख पे एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा में सबसे ज्यादा इंफेक्शन अगर अपन आंख में देखते हैं तो कंजक्टिवा के अंदर देखा जाता है। इतना नहीं पूछेगा आपको संक्रमण किस में देखा जाता है। कंजक्टिवा, कॉर्निया के ऊपर की जो परत होती है उसको कंजक्टिवा कहते हैं। आंख की ये पतली सी त्वचा हमारे पास है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? अभी बात कर रहे थे अपन, जो हमारा हृदय है ये व्यस्त ऑर्गन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि 5 से 6 लीटर जो ब्लड है अपना रक्त है उसको पंप करने का काम करता रहता है। ठीक है, चालू ही रहता है भाई साहब, ये 5 से 6 लीटर को करता रहता है। अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में ज़्यादा रहता है और फीमेल में हमारे को 1 यूनिट हमेशा सबसे ही कम बतानी है। जैसे आरबीसी पूछ ले, डब्ल्यूबीसी पूछ ले, अगर अपन बात करते हैं ये इसका ब्लड का आयतन पूछ ले,
मस्तिष्क का अगर आप उनको भार पूछ ले, किसी का भी भार पूछे, महिला का जो भार है वो पुरुष से कितना कम बताना है, 1 यूनिट जो डिजिट है वो अपन को कम लेके चलना है। अगला कह रहा है सामान्य रक्तचाप क्या है। देखो भाई साहब, हृदय के बारे में बहुत सारा आ गया आज तो। हृदय चाप मतलब संकुचन और शीतलन 2 होते हैं। अगर आपको बोल दे रक्तचाप बीपी किससे मापते हैं, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है सर, संकुचन, मतलब जब अपना हृदय है, जब अपना दिल है, दिल के जो कमरे हैं वो अगर संकुचित हो जाते हैं, तो जैसे ही संकुचित होगा तो क्या आएगा, एक दाब उत्पन्न होगा, और उस दाब को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक दाब या संकुचित दाब। और ये सिस्टोलिक संकुचित दाब जो होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है भाई साहब। आई बात समझ। दूसरा क्या होता है, संकुचन बटा शीतलन, मतलब सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक के बारे में बात करें, डायस्टोलिक का मतलब होता है दिल के जो 4 कमरे हैं वो वापिस अगर अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, नॉर्मल फेज में, जिसको कहते हैं अपन शीतलन, तब अपना हृदय का दाब जो होता है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। तो बीपी कितना होता है, 120/80, और यही होता है ना सामान्य व्यक्ति का चाप। अब आप कहोगे कि सर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा ना तो हाइपर हो जाते हैं अपन, है ना। हाइपर मतलब बीपी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और इससे कम अगर ये आ जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो बीपी क्या हो जाती है, कम। मतलब रक्तचाप कम कब हो जाता है, जब ये 70 से कम चला जाता है। और ये कब हो जाएगा रे भाई, हाई बीपी, जब ये 120 वाला आंकड़ा अपना कहाँ चला जाए, 140 से ऊपर चला जाएगा, तब उसको अपन कहते हैं उच्च दाब। सामान्य तो रहेगा 120/80, और उच्च और निम्न अपन ने बात कर ली। अगला कहला लाल रक्त कणिका का जीवन जो काल है वो कितना होता है, WBC का जीवन काल कितना होता है। बच्चा इस क्वेश्चन को जानते हैं, 120 दिन होता है। लेकिन 120 दिन कब होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीसी की। आरबीसी बनती का है। अब सर बताओ हमारे को किसकी पूछ रहे हो, अगर बच्चों की बात करें, चाइल्ड के अंदर बात करें, तो ये कहाँ बनेगी, यॉर्क सेक में बनेगी सर, हाँ है ना। यॉर्क सेक में नहीं बनेगी तो सर स्प्लीन में बनेगी, प्लीहा में बनेगी। अगर वहाँ नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी सर, लीवर में बनेगी। सिंपल सी बात है, अपन को यॉर्क सेक बता के जाना है। अगर अडल्ट की बात करें सर, अडल्ट मतलब वयस्क व्यक्ति में कहाँ बनेगी, तो अस्थि मज्जा में बनती है, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, ये अपन को मानना है। हाँ, बन गई आरबीसी, 120 दिन जेली। अब कहाँ चली जाएगी सर, ये मरने के बाद, मतलब खत्म होने के बाद में कहाँ चली जाएगी, तो प्लीहा में चली जाएगी, स्प्लीन में चली जाएगी। और इसी प्लीहा और स्प्लीन को अपन क्या कहते हैं, आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, फिर बैठे क्यों हो तुम जब बोल ही नहीं रहे हो, लक्की बोलो यार इनको, है। अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा है, जो सबको दे देगा, क्या रक्त कौन सा है, तो वो अपना O। सिंपल सी बात है, नॉर्मली अगर आपको बोले और अगर क्वेश्चन में आपके में O- आ जाए तो इसका मतलब है कि वो RH फैक्टर या RH कारक की भी बात करना है। तो अगर आपको ये वाला ऑप्शन में आ जाए तो आपको माइनस बता के जाना है, क्योंकि RH फैक्टर के बारे में भी आप साथ साथ बात कर रहे हो। अगला कह रहे हैं सर्वाधिक रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा है, जो सबका रक्त ले लेता है, और इसको अपन क्या कहते हैं, AB। और AB में भी कौन सा सर, अगर ऑप्शन में अपन को AB पॉजिटिव मिल जाए तो अपन को बताना है, क्योंकि RH कारक के अकॉर्डिंग अपन ने रक्त कितने प्रकार के पढ़े थे, 8, और वैसे ABO प्रकार से अपन ने कितने पढ़े थे, 4, A B AB और O। अगर अपन बात करते हैं सर इनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, यहाँ पे देख तो सब कुछ अपन इसी जगह देखेंगे रे। अगर A के अंदर एंटीजन पूछे तो क्या है, A, क्योंकि एंटीजन के अकॉर्डिंग अपन ब्लड ग्रुप बताते हैं। एंटीबॉडी क्या बताओगे, बी, और ए और बी में एंटीजन क्या बताओगे, ए बी। अरे ये एंटीजन की बात कर रहा हूँ ना, और ये एंटी बॉडी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये वाला। तो एंटीजन क्या है, सेम, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा रे, उल्टा। लेकिन अगर आप बात करें कि ओ में एंटीजन होता है नहीं होता है, तो ओ के अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए बी होता है। अरे हाँ या ना, ये थोड़ा सा याद रखना। और बी में एंटीजन क्या होता है, बी, क्योंकि सेम टू सेम। अगला चलो क्या कहता है, अगला कह रहा है सामान्य शरीर का ताप क्रम कितना हो जाता है। नॉर्मली अगर आप फ़ारेनहाइट में देखते हो तो कितना होता है, 98.4। हाँ, ऑप्शन में आपको अगर 98.6 मिल जाए तो वो भी गलत नहीं है,
क्योंकि डाटा ये भी है आपकी थ्योरेटिकल बुकों में, अगर ये है तो अपन इसको मान के चल लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो भी बोलेगी वो अपन नहीं बोलेंगे, हाँ या ना। अगला कहता है सर, हाँ अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में पूछ ले तो कितना मान के चलते हो? अरे आप सब बच्चा जानता है। अगला कहता है धूप में बैठने पे, अगर आप धूप सेकते हो समुद्र के किनारे पर, अगर अपन कपड़े सपड़े सब उतार के अगर लेट जाते हैं तो वो क्यों लेटते हैं? हाँ, अरे क्यों लेटते हैं भैया? बॉडी दिखाने के लिए? नहीं, विटामिन डी प्राप्त करने के लिए अपन लेटते हैं। सिंपल सी बात है, धूप में लेटने या बैठने से अपन को कौन सी विटामिन मिलती है? डी मिलती। अगला कह रहा है रक्त का थक्का जमाने के लिए भैया, विटामिन बोले तो के, आयन बोले तो, अरे सबको बोल रखा है, आयन बोले तो कैल्शियम, प्रोटीन बोले तो फाइब्रोनोजन, सब कुछ बोल रखा है बहुत पहले से ही। रक्त का थक्का बनने के लिए, रक्त क्लोटिंग के लिए अपन ने बोला विटामिन के, आयन कौन? कैल्शियम, और अगर प्रोटीन बोले तो कौन सा बताना है आपको? फाइब्रोनोजन। टीके की खोज किसने की? टीका या वैक्सीन का अगर अपन बात करें खोज सर्वप्रथम तो एडवर्ड जेन्नर ने की, और ये स्मॉल पॉक्स के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने की, जो अपन ह्यूमन हेल्थ के बारे में, ह्यूमन हेल्थ में जब इसके बारे में पढ़ा था तो बहुत कुछ पढ़ के गए थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि सर बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी के अंदर काम में आता है? तो बीसीजी का टीका जो है अपने क्षय रोग टीबी के जब पढ़े थे तो वहां पे अपन ने देखा था। अगला कह रहा है सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? सामान्य, जिसे आपकी बुक अगर 1450 बता के चली जाए तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये भी सही है, लेकिन अपन रेंज लेके चलते हैं, क्योंकि मेल के अंदर अपन 1450 बता के चल रहे हैं तो फीमेल में अपन 1350 बता के जा रहे हैं, तो दोनों का बीच का ले लेते हैं, ना मेल नाराज रहेगा ना फीमेल, बीच वाले को पकड़ लेते हैं अपन। जब कुछ भी हाथ में नहीं आते हैं ना रे भाई तो बीच वाले को ही पकड़ लेते हैं। अगला देखो रे भाई, अगला कह रहा है भविष्य का ईंधन क्या है? हाँ, आने वाले टाइम में किससे अपन रोटियां सेकेंगे रे? तो याद रखना ईंधन कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन ईंधन रहेगा। अगला कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जाति और पर्यावरण के बारे में बात की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी में अपन उन सारे जीव जंतुओं के बारे में और पर्यावरण के बारे में, उनके बीच में पाए जाने वाले सारे संबंधों को अपन जानते हैं। और आज बहुत क्लास अपनी है, कम से कम करीब अपन 90-80 क्वेश्चनों के आसपास अपन ने इसमें किए हैं, और पहली वाली स्लाइड है उसमें भी अपन 60 से 50 क्वेश्चन अपन गए, तो वही अपना 150 के आसपास का रेंज हमारा क्लास का रहता है। और इसको भी उतारो, और कोई भी डाउट आए आप उतारो। ये सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे छोटा, सबसे मोटा, ये जरूर देख लेना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है ना। लंबा सबसे कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे मोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं ना, छोटा और लंबी कोशिकाओं के बारे में। और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो भी कंटिन्यू चल रही है, तो उसको भी जाके देखो। हाँ, और फिजिक्स की मोनू सर ले रहे हैं, इंग्लिश की आपकी जो सरोज मैम है वो ले रही है, तो उसको करते रहो। और बाकी मैं तो प्रॉपर ले ही रहा हूँ, ठीक है। वन लाइनर के साथ अपन मिलेंगे, और ये ऐसे ही क्वेश्चनों के अंदर ही अपन सारे क्वेश्चन ऐसे कर डालेंगे। और जिस दिन आपका चाहे जेट हो, चाहे नीट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे शूट हो, चाहे लगने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो, और अगर वो बायो की बात करेगा क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन पहले पेपर में देने से पहले इस क्लास को देखेगा, मजाक नहीं कर रहा, देखेगा, और फिर यहाँ से ही वो क्वेश्चन देगा। और अगर मजाक नहीं कर रहा तो अपन बात करेंगे पेपर लगने के बाद में, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपन जब सोल्व कराऊंगा मैं आपको इसी जगह खड़ा होगे, तो मैं बताऊंगा कौन सी क्लास का कौन सा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ डाला है। तो देखते रहो और बनाते रहो। और जो मैंने अभी ये जो बात बोली है इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड अलग से कर लेना, क्योंकि पेपर के बाद में मैं यही बात दोबारा बोलने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।